इमेजिन स्टेपिंग इनटू अ कोर्टरूम। क्या सोसाइटी में किसी का एक मॉरल राइट हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है, किसी ऐसी यूनिवर्सल सच्चाई की तरह जिसे कभी बदला नहीं जा सकता? या फिर वक्त, हालात और सोसाइटी के विकास के साथ हमारे राइट्स और जस्टिस की परिभाषा बदलती रहती है। राइट। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है, स्पेशली उन्हें जो इंसाफ की गहराई को समझना चाहते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम बिल्कुल इसी उलझन को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज रॉबर्ट C.L. मॉफेट का एक बेहद ही डिटेल्ड एसे है, जिसका टाइटल है सर्चिंग फॉर सब्सटैंटिव जस्टिस, लेसन्स फ्रॉम लॉन फुलर्स नेचुरल लॉ। आज हम इस एसे के एक एक पैराग्राफ और उसके अंदर छुपे आर्ग्यूमेंट्स का बारीक यानी लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे। जैसे क्लास में होता है, जहां हर कॉन्सेप्ट को उसकी जड़ तक समझा जाता है। सही कहा। तो एसे की शुरुआत एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट से होती है। मैं एग्जैक्ट पहली लाइन पढ़ती हूँ। मॉफेट लिखते हैं, द गोल ऑफ दिस एसे इज टू प्रोवाइड सम पर्सपेक्टिव इन द सर्च फॉर सब्सटैंटिव जस्टिस, especially the endeavor to say something positive about the substantive content of justice. इसका मतलब है कि ये ऐसे जुरिस्प्रूडेंस और लॉ के फंडामेंटल असूलों को समझने की एक कोशिश है कि आखिर असली इंसाफ क्या होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सीखने की चाहत रखने वालों के लिए ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग सकता है, पर हम इसको पूरी तरह से और आसान शब्दों में समझेंगे। What's fascinating here इसकी लॉन फुलर का पूरा एकेडमिक करियर इसी सवाल के आसपास घूमा। उन्होंने सब्सटैंटिव जस्टिस पर फोकस करने के बजाय, यानी इंसाफ का फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए, इस पर फोकस करने के बजाय अपना ध्यान प्रोसीजरल जस्टिस पर शिफ्ट कर दिया। वेट, प्रोसीजरल जस्टिस पर? हाँ, उनका मानना था कि इंसाफ के फिक्स नतीजे तय करने से पहले उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन फुलर ने अचानक अपने विचार इस दिशा में क्यों मोड़े? ऐसा क्या चल रहा था उस वक्त के लीगल एनवायरनमेंट में जिसने उन्हें प्रोसीजर की तरफ देखने पर मजबूर किया? उसके लिए हमें उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। राइट। इसको समझने के लिए एसे के आगे के हिस्से को देखते हैं। टेक्स्ट की एग्जैक्ट लाइन में पढ़ती हूँ। At the time Fuller first entered the world of legal education, thinking about law in both England and America was almost completely dominated by various forms of legal positivism. मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये लीगल पॉजिटिविज्म आखिर किस तरह लॉ को डिफाइन करता था, क्योंकि ये टर्म बार बार आने वाला है। देखिए, लीगल पॉजिटिविज्म एक ऐसी अप्रोच थी जिसका मानना था कि कानून और मोरालिटी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन और अमेरिका में ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर जैसे थिंकर्स इस सोच के सबसे बड़े फेस थे। इनके मुताबिक कानून सिर्फ एक सॉवरेन अथॉरिटी, जैसे एक राजा या सरकार, उनका कमांड होता है। ओके। अगर अथॉरिटी ने कुछ कह दिया तो वो कानून है, चाहे वो मॉरल हो या इमॉरल। और ऐसे बताता है कि अमेरिकन लीगल रियलिज्म ने इस थॉट प्रोसेस को और भी एक्सट्रीम बना दिया। एक्सट्रीम कैसे? ऐसे में एक्सप्लिसिटली एक फ्रेज यूज किया गया है। उन्होंने लॉ को सिर्फ ये माना कि व्हाट ऑफिशियल्स ऑफ द लॉ डू इन फैक्ट। व्हाट ऑफिशियल्स ऑफ द लॉ डू इन फैक्ट। इन फैक्ट मतलब जो जमीन पर हो रहा है वही कानून है। एग्जैक्टली। यानी कानून किसी किताब में लिखा हुआ कोई आदर्श नहीं है। कानून सिर्फ वो है जो एक पुलिस ऑफिसर, एक जज या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रैक्टिकली जमीन पर एग्जीक्यूट करता है। वाओ, मुझे ऐसे के नोट से ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, उनका बैडमैन पर्सपेक्टिव। राइट, द बैडमैन थ्योरी। हाँ, एक ऐसा बुरा आदमी जिसे सोसाइटी के मॉरल से कोई मतलब नहीं है, जिसे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर उसने कानून तोड़ा तो उसे फाइन देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। सही कहा। पर मैं सोच रही थी, अगर कानून सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि एक बैडमैन पनिशमेंट से डर सके, तो उन प्लेंटिव्स और पेटिशनर्स का क्या होगा जो कोर्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि उनके पास मॉरल राइट्स हैं? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जो लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर अपने ओनरशिप राइट्स को डिफेंड करने आते हैं, क्या उनका लक्ष्य सिर्फ किसी एक्सटर्नल पनिशमेंट से बचना होता है? ये तो बहुत ही सिनिकल व्यू हो गया ना सोसाइटी का। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल फ्लॉ है जिस पर फुलर ने सबसे पहले अटैक किया। फुलर ने इस होम्सियन स्केप्टिसिज्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। पूरी तरह से? हाँ,
उनका मानना था कि लॉ को सिर्फ एक्सटर्नल पनिशमेंट के डर से या किसी ऑफिशियल की पावर के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कानून हवा में नहीं बनता, उसके सोशल फाउंडेशंस होते हैं। राइट। कानून का प्राइमरी काम एक आम नागरिक के राइट्स, उनकी सेफ्टी और उनके ओनरशिप राइट्स को सुरक्षा करना है। अगर हम मान लें कि कानून सिर्फ उस डंडे का नाम है जो ऑफिशियल्स आम जनता पर चलाते हैं, तो हम लॉ के अंदर छुपे जस्टिस की तलाश को ही खत्म कर देंगे। सही बात है। तो जब लीगल पॉजिटिविज्म की ये थ्योरी फेल होती हुई दिखी, यानी वो लॉ की मॉरल अथॉरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फुलर ने नेचुरल लॉ का रास्ता टटोला। पर यहाँ ऐसे में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उन्होंने सब्सटैंटिव नेचुरल लॉ से दूरी बना ली। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टेक्स्ट की ये एग्जैक्ट लाइन पढ़ना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मच दैट क्लेम्स टू बी नेचुरल लॉ इज इन रियलिटी ओनली अ कंपीटिंग फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लेम है इसे का। I mean, ये क्लेम बहुत बड़ा है। ऐसा क्या होता है जब कोई कहता है कि उसके पास यूनिवर्सल नेचुरल लॉ है? फुलर ने इससे दूरी क्यों बनाई? देखिए, जब कोई ये दावा करता है कि उसके पास कोई फिक्स्ड सब्सटैंटिव नेचुरल लॉ है, यानी एक ऐसी मॉरल रियलिटी जो कभी नहीं बदल सकती, तो फुलर का आर्ग्यूमेंट ये था कि वो असल में सिर्फ अपने खुद के रूल सोसाइटी पर थोपने की कोशिश कर रहा होता है। ओह, मतलब मॉरल सुपीरियरिटी दिखाकर अपने रूल्स एनफोर्स करना। एग्जैक्टली। ऐसे में इसको इलिस्ट्रेट करने के लिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया गया है जो इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। कौन सा एग्जाम्पल? एक इंसिडेंट का जिक्र है जब स्पेन में अबॉर्शन लॉज को एक्सपैंड करने पर चर्चा हो रही थी। तो वहां कुछ स्पेनिश बिशप्स ने खुलेआम थ्रेटन किया। हाँ, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इन अबॉर्शन लॉज को सपोर्ट करेंगे या इसका फायदा उठाएंगे, उन्हें चर्च से एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाएगा, यानी समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनका दावा था कि वो एक ऐसे हायर नेचुरल लॉ के रखवाले हैं जो फीटस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसमें फुलर को प्रॉब्लम कहाँ नजर आई? I mean, अगर बिशप्स अपने मॉरल्स पर खड़े थे तो टेक्निकल इशू क्या था इसमें? इशू उनके क्लेम में उतना नहीं था जितना उनके तरीके में था। फुलर के अनुसार बिशप्स किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के बिना या सोसाइटी के साथ किसी डिबेट या डिस्कशन के बिना सीधा अपना सब्सटैंटिव कंक्लूजन लोगों पर एनफोर्स कर रहे थे। ओके, तो प्रोसीजर मिस कर रहे थे वो। सही पकड़ा। जब आप बिना किसी प्रोसीजर की अपनी डेफिनेशन सोसाइटी पर इम्पोज करते हैं तो वो सिर्फ एक और पॉजिटिव लॉ बन जाता है। ये एक पैरेलल अथॉरिटी बन जाती है जहां एक ग्रुप अपना रूल दूसरे पर थोप रहा है। समझ गई। ये सब्सटैंटिव नेचुरल लॉ के नाम पर एक प्रपंच बन जाता है। ये सच में खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है ना? और इसकी वजह से एक और प्रैक्टिकल इशू आता है। अगर कोई आज एक रूल को इटर्नल नेचुरल लॉ डिक्लेयर कर दे तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? वक्त तो बदलता रहता है। बिल्कुल। और इस मुद्दे पर ऐसे में एक बेहद सटीक उदाहरण है। राइटर बताते हैं कि 1943 में एमिल ब्रूनर नाम के थियोलॉजिस्ट की एक किताब पब्लिश हुई थी, गेरास्टकीथ। ओके। इस किताब में ब्रूनर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम किया था कि नेचुरल लॉ औरतों के लिए एक सबमिसिव रोल तय करता है। वेट, रियली? उन्होंने एग्जैक्टली ये लिखा था? हाँ, उनके अनुसार नेचर ही चाहती है कि औरतें समाज में दब कर रहें और यही यूनिवर्सल लॉ है। ओह वाओ, ये सुनकर आज के वक्त में किसी को भी अजीब लग सकता है। आज तो हम जेंडर इक्वालिटी को एक फंडामेंटल राइट मानते हैं, एक प्रॉपर मॉरल राइट, है ना? और यही फुलर का पॉइंट है। जो चीज 1943 में एक विद्वान को इटर्नल नेचुरल लॉ लग रही थी, आज वो पूरी तरह से गलत और आउटडेटेड साबित हो चुकी है। इससे ये प्रूव होता है कि सब्सटैंटिव क्लेम्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। राइट। हमारे राइट्स और मॉरल राइट्स पत्थर पे लिखी लकीरें नहीं हैं, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ वक्त के साथ बदलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे फुलर की एक फिक्शनल राइटिंग याद आ रही है, द केस ऑफ द स्पेलून्सियन एक्सप्लोरर्स। उसमें उन्होंने एक बेहतरीन एनालॉजी दी है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। ये वही रैशनल प्रोसीजर होता है ना? बिल्कुल, उस सोसाइटी का नॉर्म वही होता। लेकिन क्योंकि हमारा समाज वैसा नहीं सोचता, हमारे जस्टिस के असूल और हमारे राइट्स हमारे आज के ज्ञान और समाज पर आधारित होने चाहिए। हम वक्त के साथ पुराने सब्सटैंटिव क्लेम्स में खुद को बांधकर नहीं रख सकते। ये ऑब्जर्वेशन पूरी चर्चा का रुख मोड़ देती है। अगर सब्सटैंटिव जस्टिस यानी फिक्स्ड मोरालिटी फेल हो जाती है तो हम किस पर भरोसा करें? सही सवाल है। यहाँ हम ऐसे के उस हिस्से में एंटर करते हैं जहाँ प्रोसीजर की बात होती है। टेक्स्ट पढ़ते हुए लाइन बहुत स्ट्रांगली आती है, मैं कोट करता हूँ। Fuller looked for the foundations of justice in the realm of procedure in the largest sense of that word. In the realm of procedure, हाँ,
उन्होंने प्रोसीजर को जस्टिस का नया फाउंडेशन माना और इसके लिए एरिस्टोटल के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया ऐसे में। Here is where it gets really interesting. एरिस्टोटल का फ्रेमवर्क लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कैसे डिवाइड करता है कि एक सोसाइटी का जज हर तरह के प्रॉब्लम पर अकेले फैसले सुना सकता है? देखिए, इसको समझने के लिए एरिस्टोटल ने जस्टिस को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा। पहला है करेक्टिव जस्टिस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, तो पहले करेक्टिव जस्टिस को समझते हैं। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक आम प्लेंटिव कोर्ट में आता है जिसका पैर किसी एक्सीडेंट में टूट गया है। यहाँ जज का काम करेक्टिव है। कोर्ट सोसाइटी के पुराने और एस्टैब्लिश्ड जनरल रूल्स को देखती है और ये कैलकुलेट करती है कि गलती करने वाले को कितना कॉम्पेंसेशन देना चाहिए ताकि पहले जैसा बैलेंस वापस लाया जा सके। एग्जैक्टली। ये सिस्टम स्ट्रिक्टली पुराने रूल्स पर चलता है और यहाँ कोर्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मैटर सिर्फ कॉम्पेंसेशन का ना हो, अगर बात नए रिसोर्सेज को बांटने की हो, जैसे कि बजट एलोकेट करना या इकोनॉमी में चेंजेस लाना, तो वहाँ क्या ये करेक्टिव अप्रोच चलेगी? वहाँ करेक्टिव अप्रोच पूरी तरह फेल हो जाती है और हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की टेरिटरी में आ जाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल है ऐसे में? हाँ, ऐसे में इसका एक हिस्टोरिकल केस स्टडी है। WW2 के दौरान इंग्लैंड में न्यूज़ प्रिंट यानी पेपर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना था कि किस न्यूज़पेपर को कितना पेपर मिलेगा ताकि एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। राइट। या फिर इंडस्ट्री में वेजेस कैसे सेट किए जाएं ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। पर ऐसे मैक्रो लेवल एलोकेशंस तो एक जज जनरल रूल्स देखकर नहीं कर सकता ना, क्योंकि वहां तो कोई फिक्स्ड प्रेसिडेंट ही नहीं होता। सही कहा। और यही कारण है कि कोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के मैटर्स में फेल हो जाते हैं। इस सिचुएशन को फुलर ने मैनेजरियल डायरेक्शन का नाम दिया है। मैनेजरियल डायरेक्शन? हाँ, मैनेजरियल डायरेक्शन में डिस्क्रेशन चलता है, यानी एक मैनेजर की समझ और हालात का आकलन। वहां स्ट्रिक्ट राइट्स या जनरल रूल्स लागू नहीं होते। जैसे एक कोर्ट किसी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तय नहीं कर सकती, वैसे ही वो कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं कर सकती। ये दिखाता है कि जस्टिस के लिमिट्स हैं और हर तरह की प्रॉब्लम एक ही प्रोसीजर से सॉल्व नहीं की जा सकती। तो प्रोसीजर और रूल्स क्लियर है कि कब कौन सा फ्रेमवर्क काम आएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा मॉरल प्रोग्रेस आगे कैसे बढ़ेगा? अगर सब्सटैंटिव जस्टिस बदलती रहती है तो इन प्रोसीजर्स को बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि सोसाइटी कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो सके? इसके लिए एक बहुत ही क्लियर मैकेनिज्म है। हाँ, और उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ एसे का एक बहुत ही पावरफुल कोट वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना चाहती हूँ। ओपन अप, maintain and preserve the integrity of the channels of communication by which men convey to one another what they perceive, feel and desire. Right. ये कोट सिर्फ कैजुअल बातचीत की बात नहीं कर रहा है ना, इसका मीनिंग बहुत डीप लग रहा है। ये कम्युनिकेशन फुलर की पूरी फिलॉसफी का दिल है। उनके हिसाब से मॉरल प्रोग्रेस तभी होती है जब अलग-अलग लोग अपनी ज़रूरतें और तकलीफें एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे में 1961 के पोलैंड का एक लंबा विश्लेषण है जो इस कम्युनिकेशन की पावर को दिखाता है। 1961 का पोलैंड? हाँ। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था ना? हाँ, और पोलैंड यूएसएसआर के दबदबे में आयरन कर्टन के पीछे था। एक ऐसे वक्त में जब वेस्टर्न और कम्युनिस्ट दुनिया एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहती थी। हाँ। फुलर ने क्या अप्रोच अपनाई? फुलर खुद पोलैंड गए। उन्होंने वहां के कम्युनिस्ट ऑफिशियल्स से मिलीजुली बातचीत की, उनका पर्सपेक्टिव समझा और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसे अनसोलिसिटेड रिपोर्ट ऑन पोलैंड कहा गया। ओके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये रिपोर्ट रिचर्ड निक्सन को भेजी। वेट, उस दौर के रिचर्ड निक्सन जो अपनी एंटी कम्युनिस्ट इमेज के लिए जाने जाते थे? मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक ऐसे पॉलिटिशियन को ये कहना कि हमें दुश्मन से बात करनी चाहिए, कितना बड़ा रिस्क रहा होगा। रिस्क बहुत बड़ा था और शुरुआत में निक्सन इस सजेशन से कंप्लीटली शॉक थे, लेकिन निक्सन ने उन आर्ग्यूमेंट्स की गहराई को समझा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कम्युनिकेशन के चैनल्स को कंप्लीटली बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। इस एक फिलोसॉफिकल स्टैंड का नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर निक्सन प्रेसिडेंसी के दौरान चाइना और यूएसएसआर के साथ डिप्लोमेसी के रास्ते खुले। वाओ! इसी कम्युनिकेशन ने उस डिटेंट की नींव रखी जिसके कारण सालों बाद बर्लिन वॉल जैसी रुकावटें गिरीं। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कनेक्शन है। अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में देखें तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सोशियोलॉजिकल थ्योरी यहाँ कनेक्ट होती है। हाँ, मीड की थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट यहाँ परफेक्टली फिट होता है।
मीड ने आर्ग्यू किया था कि इंसान की समझ उसके एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से बनती है। अगर इसको सोसाइटी के लेवल पर लाएं तो फुलर का कहना था कि जूरिस्प्रूडेंस भी एक्सपीरियंस प्लस डिस्कशन से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। जब लोग बात करते हैं तो नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जैसे ऐसे बताता है कि 200 साल पहले लंदन में क्राइम को टैकल करने के लिए बॉबीज यानी पुलिस फोर्स बनाए गए, या आज के वक्त में नए चैलेंजेस से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनती हैं। सही कहा। ये इंस्टीट्यूशंस इसलिए बने क्योंकि लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया और अपने मोरल राइट्स को इवॉल्व किया। ये दिखाता है कि फुलर के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लाइब्रेरी में रखी किताबों का कानून नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसे ऐसे में कोलैबोरेटिव आर्टिकुलेशन ऑफ शेयर्ड पर्पसेस कहा गया है। जब हम दूसरों की सुनते हैं तो हमारा राइट्स का कॉन्सेप्ट एक्सपैंड होता है। लेकिन जहां कम्युनिकेशन इतना ट्रांसफॉर्मेशनल है, वहीं कुछ ताकतें इस प्रोसीजर को रोकने की कोशिश भी करती हैं। ऐसे के आखिरी हिस्से में उन रोड ब्लॉक्स का लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन है जो जस्टिस की खोज को थ्वॉट करते हैं। यहाँ कौन सी रुकावटें आती हैं? टेक्स्ट बहुत एक्सप्लिसिटली इस इशू को एड्रेस करता है। एग्जैक्ट लाइन ये है, कटिंग ऑफ डिबेट एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन इन जनरल आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स ऑफ डिस्पोटिक रेजीम्स। डिस्पोटिक रेजीम्स यानी ऑथोरिटेरियन सरकारें। हाँ, जो अथॉरिटीज ऑप्रेसिव होती हैं, उनका पहला वेपन होता है बात को रोकना। पर ऐसे इसको किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ता ना? बिल्कुल नहीं। राइटर ने अलग अलग हिस्टोरिकल सिचुएशंस के प्योरली फैक्चुअल एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हिटलर के डिक्टेटरशिप में किस तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया, या फिर स्टालिन के दौरान लाइसेंको की बायोलॉजी को स्टेट का सच मान लिया गया और जो साइंटिस्ट्स इससे अग्री नहीं करते थे उन्हें सेंसर किया गया और उनका करियर खत्म कर दिया गया। राइट। एक और एग्जाम्पल है ईरान के मुल्लाज द्वारा सोसाइटी में आने वाली बाहरी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पर बैन लगाना। फुलर का मुद्दा किसी पर्टिकुलर राजनीति का नहीं है। तो कोर इशू क्या है उनके हिसाब से? उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जब कोई भी अथॉरिटी ये क्लेम करती है कि उनके पास एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो वहां से डिबेट की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम बुरी या हेट फिल्ड बातों को सेंसर करने की कोशिश करते हैं तो इसका असर क्या होता है? ऐसे में हेट स्पीच कोड्स का भी एक जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। ये मुझे एक डायलेमा में डालता है। अगर हम फ्री स्पीच को लिमिट करते हैं ताकि लोग ऑफेंड ना हो, तो क्या हम डीन माथामेनो के उस वार्निंग की तरफ बढ़ जाते हैं जिसे उन्होंने विक्टिम मेंटालिटी कहा था? क्या सेंसरशिप के चक्कर में हम मॉरल डिस्कवरी को फ्रीज नहीं कर देते? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां आसान आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप चैनल्स ब्लॉक करते हैं, चाहे इंटेंशन बुरी बातों को रोकना ही क्यों ना हो, तो आप सोसाइटी को नई चीजें सीखने और इवॉल्व होने से रोक देते हैं। दैट मेक्स सेंस। ऐसे के कंक्लूडिंग प्रोजेक्ट में राइटर इस डिबेट को क्रिटिकल लीगल स्टडीज यानी CLS के साथ जोड़ते हैं। CLS के स्कॉलर्स लॉ को डाइसेक्ट करते हैं और पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करते हैं, जो कि एक जरूरी काम है। राइट। लेकिन फुलर की थ्योरी ये वार्निंग देती है कि अगर CLS भी लीगल पॉजिटिविज्म की तरह लॉ को सिर्फ पावर या कमांड मान ले, तो उनकी क्रिटिसिज्म सुपरफिशियल रह जाएगी। क्यों? पॉजिटिविज्म की तरह लॉ को पावर मानना सुपरफिशियल क्यों है? आई मीन पावर तो होती है ना लॉ में। पावर होती है, पर क्योंकि पॉजिटिविज्म सोसाइटी के उन गहरे सोशल फाउंडेशंस को नजरअंदाज कर देता है जिस पर लॉ टिका है। असली जस्टिस सिस्टम सिर्फ किसी ऑफिशियल के रूल को लागू करना नहीं है। सही बात है। अगर हम लॉ को सिर्फ एक टॉप डाउन अथॉरिटी मानेंगे तो हम उन प्लेंटिव्स, उन पिटिशनर्स की आवाज को कभी नहीं समझ पाएंगे जो लेजिटिमेट राइट्स और सब्सटैंटिव जस्टिस की मांग कर रहे हैं। असली इंसाफ के लिए पॉजिटिविज्म के स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर लॉ की सोशल रियलिटी में उतरना जरूरी है। तो इस गहन और लंबे विश्लेषण को समेटते हुए हम ये समझ सकते हैं कि लॉन फुलर के ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें ये सिखाता है कि जस्टिस एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम आराम से बैठ सकें। बिल्कुल नहीं। सब्सटैंटिव जस्टिस कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है। नए ओनरशिप राइट्स, नए असूल और सोसाइटी का मॉरल प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने खोले हैं। और सच्चाई ये है कि ये कम्युनिकेशन हमेशा प्लेजेंट नहीं होता। मॉरल प्रोग्रेस के लिए हिम्मत चाहिए होती है, उन लोगों के साथ एंगेज करने की हिम्मत जिनके विचार हमसे बिल्कुल अलग या शायद शॉकिंग भी हैं। जैसे वो निक्सन और पोलैंड वाला एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। आयरन कर्टन के पीछे ऑफिशियल से बात करने का फुलर का कदम यही साबित करता है
कि मॉरल डिस्कवरी तभी होती है जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डायलॉग करते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा के अंत में एक आखिरी सवाल पर विचार करना जरूरी है। शुरुआत में हमने पूछा था कि क्या मॉरल राइट्स फिक्स्ड होते हैं या बदलते हैं। हमने देखा कि वक्त और कम्युनिकेशन के साथ हमारे राइट्स इवॉल्व होते हैं। लेकिन आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में एल्गोरिदम्स हमें सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें सुनाते हैं जो हमारी बातों से पूरी तरह अग्री करते हैं। सही कहा, द एको चेम्बर्स। अगर हमारा मॉरल प्रोग्रेस और हमारे राइट्स उन लोगों से बात करने पर निर्भर करते हैं जिनके विचार हमसे बिल्कुल अलग है, तो क्या आज हम अपनी ही बनाई हुई एको चेम्बर्स में कैद होकर सब्सटेंटिव जस्टिस की इस खोज को हमेशा के लिए रोक तो नहीं रहे हैं? ये वाकई में एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस सवाल पर गौर कीजिए, नए पर्सपेक्टिव्स ढूंढिए और आगे सीखने का सफर ऐसे ही जारी रखिए।